आदाब नाज़रीन, नवा न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान वसीम संजय। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुंबई के मारूफ एडवोकेट तबरेज़ जवाली साहब। तबरेज़ जवाली साहब गुज़िश्ता 25 साल से लॉ की फील्ड में काम कर रहे हैं, अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट तबरेज़ जवाली साहब। आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं। तबरेज़ साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स ये जानना चाहेंगे, आईपीसी और बीएनएस और सीआरपीसी, दूसरे जितने भी एविडेंस एक्ट है, अब उनके नाम क्या हैं और उसमें किस तरह की चीजें अपडेट हुई है? ठीक है, इससे पहले कि मैं आईपीसी, सीआरपीसी या एविडेंस एक्ट के बारे में कहूँ, लेट मी क्लैरिफाई कि ये जो है सोसाइटी, जैसे आपको पता है सोसाइटी स्टैटिक नहीं होती है, ये चेंज होती रहती है, बहते रहती है। उसी तरह जो लीगल जो फील्ड है वो भी सोसाइटी के अनुसार उनको भी चेंज करना होता है। अब यूएसए ने अपने कानून बदल दिए, यूके ने अपने कानून बदल दिए, तो वो हमको भी चाहिए था कि ऐसे कानून लाए जो कि प्रेजेंट जो चीजें हैं उसको टैकल ठीक से कर पाए। और ये बिल जो है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में उस वक्त पेश किया गया था जब 142 एमपीज को सस्पेंड थे। तो इस बिल को सेल ऑफ करने में, वहां से गुजरने में कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि 142 एमपीज पहले से ही सस्पेंड हो चुके थे। तो आप पूछेंगे कि भाई ये मेन मकसद क्या है सीआरपीसी अमेंड करने का, आईपीसी या इंडियन एविडेंस का मेन मकसद क्या है? देखिए, इसका मेन मकसद सिर्फ इतना है कि कहते हैं ना, फास्ट एंड एफिशिएंट जस्टिस प्रोवाइड करना और टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करना और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर जो है उसको आसान करना। और आपको एक मजे की बात ये भी कहता हूँ कि जब ये बिल एक्ट पास हुआ था, ये एक्ट 1 जुलाई 2024 में पास हुआ था और वो एक्ट बना, तो उसमें काफी कंट्रोवर्सी भी हुई। और क्योंकि ये जो नाम है ना, जो आईपीसी का नाम चेंज होकर भारतीय न्याय संहिता रखा गया, सीआरपीसी का नाम चेंज कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रखा गया और इंडियन एविडेंस एक्ट को चेंज करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम रखा गया। तो ये जो नाम है, तो केरला हाईकोर्ट ने, किसी ने पिटीशन दायर किया कि ये जो नाम है, जो हिंदी या संस्कृत जो नाम है, ये हमको ठीक से उच्चारण करने में तकलीफ होती है, तो इसका नाम बदलने के लिए उन्होंने एक याचिका दर्ज की थी केरला हाईकोर्ट में, लेकिन वो याचिका को रद्द किया गया। और दूसरी बात यह है कि इसमें डिटेल में बोलने जाऊं तो फिर वीडियो काफी लंबा होगा, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं चीजों को मैं बयान करूंगा जो कि आसान, जो कि आम आदमी को टैकल करना है, उनसे जुड़ी हुई चीजें हैं, उनको मैं सिर्फ बात करता हूँ। फिर भारतीय न्याय बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें जो है ना, पहली बार बेल को डिफाइन किया गया। व्हाट इज बेल? तो बेल, व्हाट इज बेल, बेल बॉन्ड क्या है, इस तरह चीजें को पहली बार डिफाइन किया गया है। फिर ये जो जीरो एफआईआर का कंसेप्ट था, ये भी पहली बार बीएनएसएस में लिया गया। जीरो एफआईआर यानी समझो कोई मर्डर होता है कि खास घटना घटती है ट्रॉमे में, तो और आदमी को पहले उसको नॉलेज मिलता है कहीं दूसरी जगह रहकर, तो उस जगह के पुलिस स्टेशन में भी वो कर सकता है, इधर की घटना का एफआईआर वहां पर भी वो कर सकता है, तो इसको जीरो एफआईआर कहा गया। तो इससे काफी लोगों को मदद मिलती है। फिर तीसरा और एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एफआईआर, आपको पुलिस स्टेशन में नहीं जाते हुए घर पे ही बैठ के थ्रू ईमेल वगैरह आप एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, इसमें कंडीशन ये है कि तीन दिन के अंदर उस व्यक्ति को पुलिस स्टेशन में जाके उसको सिग्नेचर करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा जेन्युइन उसका ही है। लेकिन 3 दिन में, मतलब पहले वो फाइल जरूर कर सकता है, जस्ट थ्रू ईमेल। और इसके बाद जो है रिमांड, जैसे रिमांड का जो कंसेप्ट है ना, तो पहले ऐसा था कि पुलिस कस्टडी जो है पहले 15 दिन में ही दी जा सकती है, ऐसा कानून था। लेकिन ये इसमें चेंज करके जो 15 दिन की कस्टडी है वो टुकड़े में भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी अरेस्ट होता है, उसको 4 दिन की पुलिस कस्टडी मिलती है, फिर वो जुडिशियल कस्टडी में जेल में चला जाता है, फिर उसको वापस पुलिस कस्टडी देने का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन ये बीएनएसएस में वो प्रावधान को चेंज किया गया, पुलिस टुकड़े में भी वो कस्टडी ले सकती है। तो सिर्फ एप्लीकेशन देना है कोर्ट में। सब कई बार ऐसा होता है कि नया इन्फॉर्मेशन मिलता है कि भाई कोई एक्यूज ये भी है, इसका भी कोई रोल है, तो वो क्या है कि पुलिस कस्टडी वापस ले नहीं पाती पुलिस, तो इसको उनकी सहूलत के लिए ये हुआ है, तो पुलिस कस्टडी का प्रावधान रखा गया। अब ये बीएनएसएस में एक नया प्रावधान ये भी है कि विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। कई बार ऐसा होता था कि जो विटनेस है उनको धमकाया जाता था कि जो बड़े टाइप के जरा ये लोग हैं, मिस्टीवियस टाइप के लोग हैं, वो विटनेस को धमकाते थे, तो विटनेस प्रोटेक्शन सिस्टम भी बीएनएसएस में लाया गया है। और दूसरी बात यह कि जो भी जब्त होती है, जब्त वगैरह कोई भी चीज़ रिकवर होती है, तो पुलिस को ऐसा हिदायत दी गई कि उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करो, क्योंकि टेक्नोलॉजी है हमारे पास, तो क्यों ना इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाया जाए।
और यहाँ जहाँ तक कि BNS जो कि पहले IPC है, ये 150 साल पुराना का कानून है। पहले जो है इसके 511 सेक्शन थे IPC में। अब ये जो है भारतीय न्याय संहिता बोल के जब आया है, चेंज किया गया है, तो उसके सेक्शंस घटकर 358 सेक्शन अभी है। और ज़्यादातर सेक्शंस जो है वो उनके नंबर वगैरह बदल दिए गए। जैसे आपको मालूम पड़ा कि कहीं पर मर्डर होता है तो हमारे को डायरेक्ट तुरंत एक नंबर याद आता है 302, यहाँ पर 302 हो गया, लेकिन वो नंबर भी चेंज हो गया है, तो अभी वो 103 हो गए। और दूसरी बात जैसे 420, हम लोग किसी को बोलते हैं ये आदमी 420 आदमी, कोई चीटर टाइप का आदमी है, तो वो भी चेंज अभी हो गया है। वो सेक्शन भी अभी 318 के, एक फिल्म भी आई थी ना श्री 420, क्योंकि जो 420 जो है वो चीटर आदमी को इस तरह मुखातिब किया जाता है, तो उसका भी सेक्शन चेंज करके अभी 420 का सेक्शन अभी चेंज किया गया है, 318 किया गया उसको। और बहुत सारे नए सेक्शंस लाए गए और पुराने सेक्शंस जो थे उसको भी डिलीट किया गया है। जैसे पहले 124 सेडिशन का सेक्शन था, उसको हटा दिया गया। 309 एबेटमेंट टू कमिट सुसाइड पहले गुनाह में आता था, अब उसको भी हटा दिया गया। 377 अननेचुरल ऑफेंस, उसको भी हटा दिया गया। 497 एडल्ट्री है, उसको भी हटा दिया गया। ऐसे तकरीबन 30 सेक्शन जो कि आज के ज़माने में जो टैली नहीं होते थे, ऐसा लगता था कि इसकी चेंज होने की संभावना ज़रूरत है, तो ऐसे सेक्शंस को चेंज किया गया है। और नए सेक्शन जो है वो भी काफ़ी आ चुके हैं, वो भी 30 के अंदाजे में आ चुके हैं। तो उसमें पहला है सेक्शन 48। ये कैसे इंडिया के बाहर भी लोग जुर्म करते हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गई है कि आदमी बाहर दुबई में बैठ के या फिर USA में बैठ के इधर के कंप्यूटर को हैक कर सकता है, कुछ इलीगल चीज़ें कर सकता है। तो अभी वो भी सेक्शन 48 के जरिए वो भी एक सेपरेट गुनाह ऐसा ये हो गया है। और जैसे आपको मॉब लिंचिंग, जैसे आपको कई बार घटना आपने देखा रहेगा मॉब लिंचिंग की, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लोग आके अटैक करते हैं, उसको पता ही नहीं होता कि क्या हुआ है, तो मॉब लिंचिंग को भी एक सेपरेट गुनाह का दर्जा दिया गया है 103(2). और टेररिस्ट एक्ट में पहले तो ऐसा था कि स्पेशल एक्ट में ही कोई गुनाह दर्ज होगा, लेकिन अब ये IPC या भारतीय न्याय संहिता में टेररिस्ट जो है उसका जो है डिफाइन किया गया है। और टेररिस्ट जो भी है उसको इसमें भी इंडियन पेनल कोड यानी BNS में भी सजा हो सकती है, और कोई स्पेशल एक्ट में भी सजा हो सकती है। और इसमें जो है कम्युनिटी सर्विस का पहली बार ये किया है, कम्युनिटी सर्विस को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। कम्युनिटी सर्विस यानी फॉर एग्जांपल कोई कोर्ट किसी को सजा देती है 15 दिन की सजा या 1 साल की सजा, तो उसको जेल न जाते हुए कम्युनिटी सर्विस करना पड़ेगा, ऐसा प्रावधान है। तो कम्युनिटी सर्विस का एग्जांपल अगर लिया जाए तो उसको बोला जा सकता है जा बीच पर जाके क्लीन कर, ओल्ड एज में जा, ओल्ड एज होम में जा, वहाँ क्लीन कर, हॉस्पिटल में जाके वहाँ की साफ सफाई कर। लेकिन कम्युनिटी सर्विस एग्जैक्टली क्या क्या होनी चाहिए वो इस एक्ट में नहीं है। वो डिस्क्रिप्शन जो है जज को ही दिया गया कि तुम खुद तुम्हारे क्रिएटिविटी के हिसाब से तुम खुद ये इसको फॉलो करो। और एक अच्छी चीज़ ये हुई इसमें कि विक्टिम जो है, विक्टिम का जो परिभाषा है ना, उसको विक्टिम को ज़्यादा राइट्स भी दिया गया। वरना पहले ऐसा होता था ना कि जो एक्यूज है, फिरियादी है, उसी को सारी राइट्स थी। वो कब चार्जशीट फाइल होगा, चार्जशीट के बारे में इसकी कॉपी दी जाएगी, वो अगर ज़्यादा ये नहीं हुआ तो बेल नहीं कर पा रहा है तो उसको विदाउट बेल डिफ़ॉल्ट बेल में रिलीज कर सकते हैं। तो इस तरह के काफ़ी चीज़ें थी। लेकिन इस बार विक्टिम को भी बड़ा, विक्टिम या फिरियादी, इसको भी काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो कई बार हमारे पास भी लोग आते थे, पूछते थे देखो मैंने तो कंप्लेंट किया, लेकिन अभी सामने वाला क्या है, कोर्ट में जाता है क्या नहीं जाता है, उसकी चार्जशीट गिरी क्या नहीं गिरी, उसमें क्या लिखा है, हमारे को कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो हम लोग भी कुछ कर नहीं पाते थे क्योंकि वो विक्टिम को उतना जो है इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं गया। और सेकेंडली कोई ऐसा लॉ ही नहीं जिसमें कि विक्टिम को सारी चीज़ें बताई जाए। लेकिन फिलहाल इस लॉ के तहत, BNS के तहत, विक्टिम को भी ऐसा कोर्ट ने बोला है कि इनको भी चार्जशीट की कॉपी दी जाएगी, जैसे फिर आरोपी को चार्जशीट की कॉपी दी जाती है। तो ऐसा लिखा गया है कि फिरियादी को भी, कंप्लेनेंट या विक्टिम को भी एक कॉपी दी जाए। और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या क्या कर रहा है इस चार्जशीट के दरमियान या इस इन्वेस्टिगेशन के दरमियान, ये सारी चीज़ें विक्टिम को भी, जिसने FIR लॉन्च किया है या जिस पर जुल्म हुआ, जो विक्टिम हम लोग बोलते हैं, उनको भी इसकी जानकारी दी जाए। इस तरह के पॉजिटिव प्रावधान भी काफ़ी हैं। यहाँ तक कि ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात है, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह इसको ये नाम रखा गया है। इसमें भी जो है इंडिया की डेफिनेशन जो है उसको हटा दी गई। पहले जो है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, उस समय का कानून है, तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो ब्रिटिश लोग जो है वो रूल करते थे इंडिया को। तो उन्होंने इंडिया शब्द का जो है इंडिया की बाउंड्री को डिफाइन किया गया था, क्योंकि वो लोग कई अलग अलग राज्य उनके पास थे, नेशन उनके पास थे। तो अब ऐसा माना गया फ्रेमवर्क ऑफ जो फ्रेम किया है इस चेंजेस को, उनको ऐसा लगा कि इंडिया के डेफिनेशन अगर जब करते हैं तो ये नेगेटिव बात होती है, क्योंकि बाहर से रहकर कोई भी आदमी कुछ भी करता है तो इंडिया विद इन इंडियन बॉर्डर्स वो ऑफेंस नहीं है, तो ईजिली वो निकलने का चांस रहता था। तो कोई भी अभी षड्यंत्र कुछ करेगा बाहर तो उसको भी ये लॉ एप्लीकेबल होगा। इस तरह के काफ़ी पॉजिटिव सुझाव भी दिए हैं। पहले ऐसा था कि सज़ा जो है किसी को
कई बार ऐसे होता है कि कोर्ट ने जामीन का ऑर्डर दिया होता है लेकिन आदमी के पास जो है श्योरिटी या जामीनदार नहीं होता है, तो ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो कि जेल में ही सड़ते रहते हैं। तो अभी इंडियन एविडेंस एक्ट में ये प्रावधान आया है कि कोई भी आदमी जिसका बेल हो चुका है लेकिन अभी उसने 3/4 समझो सजा 8 साल की है, उसने अपना 3/4 सेंटेंस अगर उसने कवर किया तो उसको छोड़ा जाए, मतलब बेल के लिए उसको श्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो निकल जाएगा। तो इस तरह के पॉजिटिव स्टेप्स काफ़ी लिए गए। तो बस बाकी जैसे मैंने कहा कि बाकी एडवोकेट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें कि हमको कैसे रेफर करना है। फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्यूमेंट शब्द की परिभाषा जो है, पहले डॉक्यूमेंट ऐसा होता था कि जो भी चीज़ दस्तावेज जो कि किसी वॉल पे लिखा जाए, किसी सब्सटेंस पे लिखा जाए, उसको डॉक्यूमेंट हम कहेंगे, ऐसा था। तो अभी जो है वो चेंज करके ऐसा दिया गया कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल रिकॉर्ड, इसको भी एक डॉक्यूमेंट की परिभाषा में लाया गया है। क्योंकि आजकल जो बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते रहते हैं, बेल वगैरह ये सारी चीज़ें, तो ईमेल के द्वारा जो एविडेंस एक्ट के तहत जो भी होता है, एक में इसके ज़रिए से ज़्यादा गुनाह होती है, तो उसको भी कैसे कंट्रोल करें। और जो भी ये लोग हैं, आरोपी लोग हैं, ये एडवांस होते जा रहे हैं। तो फिर ये ऐसा ज़रूरत महसूस हुई कि भाई लॉ को भी वो उनको कैसे कवर करना, वो भी दिया गया है। तो ये सारी जनरल बातें थी कि इन शॉर्ट अगर वक्फ क्या है, का मतलब है टू गिव, टू डोनेट। तो इसमें जो है वाकिफ जो है अपनी जो प्रॉपर्टी कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे मतलब वो कैसे चाहता है कि इसका निवारण हो सके, वो एक होता है। और एक मुतवली यानी केयर टेकर होता है, उसको वो रेगुलेट करता है। तो हाल ही जो प्रॉब्लम जो ऐसा हुआ था कि गवर्नमेंट ने ऐसा डिसाइड किया कि अभी 2 नॉन मुस्लिम उसके अंदर आए और 2 महिला उसके अंदर बोर्ड में शामिल हो, 2 नॉन मुस्लिम, 2 महिला और एक ओबीसी का भी कोई व्यक्ति होना चाहिए। तो ये हंगामा होने का मुख्य वजह ये है कि ये आर्टिकल 27 के खिलाफ है। आर्टिकल 27 जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है, वो ये कहता है कि एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू मैनेज अफेयर्स एज पर हिज रिलीजन। तो सारे व्यक्ति को जो है वो उस मज़हब के सारे लोगों को उस मज़हब के अनुसार काम करने की उसकी आज़ादी दे, आर्टिकल 26 ऐसा कहता है। तो लेकिन ये सडनली इन्होंने जो कानून लाया, तो ये एक तरह से इंटरफेरेंस है, किसी के पर्सनल लॉ पे इंटरफेरेंस है। तो कई जन को ये बात नागवार गुजरी, तो अराउंड 20 पिटिशंस अभी तक के फाइल हो चुके हैं। और इत्तेफाक से कल ही इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो फ़िलहाल कोई इंटरिम ऑर्डर तो दिया नहीं गया है, तो देखते हैं आगे किस तरह ये आगे बढ़ता है। और एक बात, लोगों का ये भी कहना है कि भाई शिरडी का जो है कोई ट्रस्ट है या बाहर का नॉन मुस्लिम का ट्रस्ट है, तो इसमें क्या मुस्लिम लोगों को लिया जाएगा? तो सारे धर्म इस तरह चले गए तो फिर इसमें एकदम कैओस होगा। तो लोगों का ख़ास करके मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना था कि भाई ये जो है हमारा अफेयर्स है, हमको ही रेगुलेट करने दे दो, क्योंकि मुस्लिम लोग ही उसको चैरिटी देते हैं, तो फिर क्यों ना पूरा कंट्रोल हमें दिया जाए। जो बड़ी बड़ी डिसीजंस होते हैं उनको तो कम से कम लोगों को चाहिए कि उस पर थोड़ा आर्टिकल रीड करें और उसमें क्या हमारे राइट्स हैं। तो अगर गवर्नमेंट कोई कदम लेती है खिलाफ, तो उस पर हमें क्या करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें अवेयरनेस, कम से कम बड़ी बड़ी बातों के तहत ये जानकारी रखनी चाहिए। और जब बाकी डिटेल में नहीं जाएंगे तो भी चलेगा। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो मेन और बड़े बड़े चीज़ें हैं उन पे उनको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मेरे को सिर्फ उन लोगों को यही कहना है कि जो लॉ है ये 2020 मैच की तरह नहीं है, ये एक टेस्ट मैच है। इसमें लोगों को काफ़ी वक्त देना पड़ता है, उसके मेहनत का जो सिला मिलता है वो काफ़ी देर के बाद मिलता है, ये एक पर्टिकुलर इस सिचुएशन में। तो इसके लिए स्टार्टिंग में अगर उनको कुछ इनकम ना हो और उतना फ़ायदा ना हो तो भी निराश मत होइए, धीरे धीरे आपको उसका जो है बेनिफिट मिलेगा। और सेकेंडली हम लोग तो 15+3 के स्टूडेंट्स हैं। अभी आजकल जो है 12+5 का स्कीम आ गया है, तो बच्चे जो है 1 साल उनका वैसे ही बच जाता है। और वो 12+5 सिर्फ 5 साल सिर्फ लॉ के बारे में वो पढ़ते रहते हैं। तो उनको जो है जब वो ये करते हैं, कंप्लीट अपना कोर्स करते हैं, तो वो अच्छे पोजीशन में होते हैं कि लॉ को अच्छे से जाने, प्रैक्टिकल उनको थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, जो कि हमारे पीरियड में नहीं था। तो बस इतना ही मैं बोलूँगा कि स्टार्टिंग में इनकम उतनी खास नहीं भी रहे तो भी डोंट फील डिप्रेस्ड और फील लाइक आउटकास्ट। होगा, धीरे धीरे उसका सक्सेस भी आपको ज़रूर आएगा।